मनुची का नौकर वह हास्यपद रूप से तंग मुद्रा में मूली पर झुका हुआ तब तक रहा जब तक कि मनुची नहीं आ गया। खेत के मालिक को ढूंढा और उसे अपने नौकर को छोड़ने के लिए रिश्वत दी। वह आदमी आया और मूली पर कुछ शब्द फुसफुसाए और तुरंत मनुची के नौकर ने पाया कि उसका हाथ फिर से मुक्त हो गया था। अंत में सोने के बड़े पैमाने पर वितरण के जरिए जय सिंह के एजेंटों ने शिवाजी के अपने अधिकारियों को भ्रष्ट करने की कोशिश की। गतिविधियों की इस अंतिम क्षेत्र में जय सिंह की योजनाएं निष्फल साबित हुईं, क्योंकि शिवाजी के केवल 2 अधिकारियों ने मुगल एजेंटों की बातें सुनी और वे मराठा नहीं थे। 3 सप्ताह की कूटनीति के बाद जयसिंह ने अपना ध्यान सैन्य अभियानों पर केंद्रित किया। वह एकमात्र साम्राज्यवादी कमांडर था जिसने किलों के उस पुल के महत्व को पूरी तरह से समझा जिसे याद किया जाएगा, जिसने शिवाजी की शक्ति को केंद्र बनाया और पश्चिमी घाट के पश्चिम और पूर्व में उनके क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा। अगर ये किले दुश्मन के हाथों में चले गए तो मराठा सेनाएं खुले मैदानों में चली जाएंगी, जहां उनके अधिक संख्या में सैनिकों द्वारा परास्त किया जा सकता है। अन्य साम्राज्यवादी कमांडरों ने ऐसे किसी भी निष्कर्ष से किनारा कर लिया, क्योंकि पहले से ही अपनी कुशलता से निर्मित सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध किलों की एक श्रृंखला पर हमला करना मुश्किल था, जो हताश लोगों द्वारा संचालित थे और पहाड़ी इलाके में स्थित थे, जहां केवल जंगली आदिवासी लोग रहते थे जो आक्रमणकारी के विरोधी थे। ना ही भारत में ऐसा था आज तक। यद्यपि सैन्य किलेबंदी की कला यूरोप की तरह उन्नत थी, लेकिन घेराबंदी संचालन के तरीकों को कोई समझ नहीं थी। यहां तक कि महान अकबर भी अक्सर एक किले के प्रतिरोध से चकित हो जाता था। सम्राट द्वारा युद्ध का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए सेनापति के मामले में निंदा का अतिरिक्त भय था। यहां तक कि अगर घेराबंदी बहुत लंबे चली तो अपमान भी हो सकता था। साथ ही यह भी भय था कि दरबारी दुश्मन के प्रति व्यक्ति की कोमलता के बारे में संदेह की फुसफुसाहट कर सकते थे और रणनीतिक चालों और मुठभेड़ों का अधिक आकर्षण था, जिन्हें प्रेषण में शानदार जीत में बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जहां अन्य भारतीय युद्धों में जीत के बाद दुश्मन के किले शायद किसी सूखे पेड़ की शाखाओं की तरह गिर जाते थे, वहीं मराठों के लिए पहाड़ी किलों का जाल पूरी सैन्य शक्ति की रीढ़ था और मैदान में सेनाओं के खिलाफ सफल कार्रवाई सिर्फ मामूली घाव थे, जो चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हो घातक साबित नहीं होते। फिर से जबकि ज्यादातर भारतीय सेनाएं विभिन्न नस्ल और धर्म के महान सामंतों की सामंती टुकड़ियों से बनी थी, जिनका एकमात्र संबंध सप्रभुता के प्रति एक साझा हालांकि अक्सर दूरगामी निष्ठा थी। मराठी सेना एक ऐसी सघन शक्ति थी जो अपने व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत संपन्न में जुटी थी, जिसमें मध्यस्थ प्रमुखों के बीच कोई विभाजित निष्ठा नहीं थी, जो धार्मिक उत्साह और एक राष्ट्र भावना से प्रेरित थी। फिर भी इन्हीं गुणों ने मराठों की सेना को जब से रक्षात्मक स्थिति में थी अपने राष्ट्र क्षेत्र से बांधे रखा, जो कि आखिरकार केवल एक छोटा सा प्रांत था, जिसे प्रतिरोध की कमर टूटने के बाद बेहतर ताकतों द्वारा आसानी से खत्म किया जा सकता था। और जयसिंह को एहसास हुआ कि इस प्रतिरोध का केंद्र बिंदु पहाड़ी किलों की श्रृंखला में था। इसलिए उसने युद्ध के सभी प्रस्तावों, शानदार जीत की सभी संभावनाओं को नजरअंदाज करते हुए एक एक करके किलों को कम करने के काम पर खुद को लगा दिया। आक्रमण के लिए उसने जो पहला स्थान चुना था वह था पुरंदर, वह किला जिसे शिवाजी ने 3 झगड़ते भाइयों से छीना था। यह पूना के दक्षिण पश्चिम में एक किलाबंद पहाड़ था, जो बेसाल्ट चट्टानों की एक श्रृंखला में मैदान से ऊपर उठता है। यह 4000 फीट से ज्यादा ऊंचा है और बादलों वाले दिनों में इसकी काली चोटी छिप जाती है। शिखर पर 2 चोटियां हैं, जिनसे एक पर असली गढ़ है, दूसरी चोटी जिसे शिवाजी के माला के नाम से माना जाता है
को भी शिवाजी ने किलाबंद करके मुख्य किले का बाहरी हिस्सा बनाने के लिए उस पर सेना तैनात कर दी थी। इसकी एक शाखा गढ़ के पश्चिमी कोने पर थी और इस तरह से इसे रक्षा करने वाली सेना द्वारा बनाए रखना जरूरी था। जयसिंह ने पुरंदर के रास्ते बंद करने के लिए ब्लॉक हाउस बनवाए। फिर मार्च के अंत में पूना में एक गैरिसन को छोड़कर वह अपने मुख्य बल के साथ तेजी से पुरंदर के दक्षिण में 6 मील दूर सासवड़ के पठार पर आगे बढ़ा, ताकि राहत देने वाले बल को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जब किला पूरी तरह से घेर लिया गया तो उसने दिलेर खान को अपने अफगानों के साथ हमला करने का आदेश दिया। पुरंदर में मुरार नामक एक अधिकारी के अधीन 1000 सैनिक तैनात थे। हमलावर सेना की संख्या लगभग 20,000 थी और जयसिंह के सभी यूरोपीय अधिकारियों की तोपें भी उनके साथ थी। अफगानों ने जानबूझकर आगे बढ़ते हुए अपनी खाइयों को आगे बढ़ाया और मराठों हमले के पीछे धकेलते हुए तब तक आगे बढ़े जब तक कि वे शिव की माला से सजी एक बड़ी चट्टान के नीचे नहीं पहुंच गए, जो जयसिंह का पहला लक्ष्य था। अब बड़ी तोपों को खड़ी पहाड़ी की ओर खींचा जा रहा था। लोग रस्सियों को कसने के लिए दुबले पतले हो गए थे, हाफ रहे थे, लड़खड़ा रहे थे और घुट रहे थे, जबकि सूरज उनकी पीठ पर पड़ा रहा था और मृत घास बारीक धूल में बिखर रही थी और मराठों ने उन पर तीर, पत्थर और बारूद से भरी पुरानी केतली बरसा दी थी। जयसिंह हर दिन अग्रिम मोर्चे पर जाते थे, अपने आदमियों की प्रशंसा करते और उनका उत्साहवर्धन करते थे और पिछले दिन की लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित करने वालों को पुरस्कार देते थे। शिवा की माला के सामने के प्रवेश द्वार के सामने अपनी तोपों को तैनात करने में घेराबंदी करने वालों को 1 सप्ताह लग गया। फिर कम दूरी पर एक केंद्रित बमबारी शुरू हुई। उस समय जयसिंह के सैपर्स ने सामने के प्रवेश द्वार के बाईं ओर दाईं ओर की दीवारों को भेदना शुरू कर दिया। भयंकर तोपखाने की गोलाबारी के कारण प्रवेश द्वार ढह गया, लेकिन मराठों ने मलबे के ढेर के पीछे डटे रहे, हर हमले को पीछे धकेलते रहे। इसके बाद एक बारूदी सुरंग फट गई, जिससे दीवार का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया और धुएं और धूल के बीच से निकल गया। दिलेर खान ने अपने अफगानों पर एक जोरदार हमला किया। बचे हुए सैनिक अपनी बैरकों की शरण में चले गए, जिनकी दीवारों के पीछे उन्होंने अंतिम प्रतिरोध के लिए खुद को तैयार किया। इस बीच मुख्य किले के कमांडेंट ने महसूस किया कि शिवा की माला के गिर जाने के बाद अपनी खुद की लाइनों की रक्षा करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए उसने एक मोड़ बनाने की कोशिश की। 500 लोगों के साथ, जो उसकी कुल सेना का आधा हिस्सा था, वह पहाड़ी से नीचे उतरकर अफगान रेजिमेंटों की तरफ बढ़ गया, जो माला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसके हमले का असर इतना भयंकर था कि दुश्मन की शाखाएं उखड़ गईं और मराठों ने घेराबंदी करने वालों के शिविर में लगभग प्रवेश कर लिया, जिससे 700 लोग मारे गए, लेकिन खुद उनके 300 लोग मारे गए। दिलेर खान हाथी की पीठ से संचालन का निर्देश कर रहा था। उसने मराठों के दृष्टिकोण को शांति से देखा। जब उनका कमांडर मुरार सीमा के भीतर था, दिलेर खान ने सावधानी से निशाना साधा और उसे मार गिराया। मराठों को अपने नेता के खोने से हतोत्साहित किया गया। उनके हमले का पहला उत्साह खत्म हो गया। जल्द ही वे किले की ओर वापस चले गए, मुश्किल से अफगानों के हमलों को रोकते हुए, जो उनके आश्चर्य से उबर चुके थे और उन्हें पीछे हटने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस पूरी रात दिलेर खान ने शिवा रोजरी के बैरकों पर अपना हमला जारी रखा और सुबह जयसिंह चुने हुए राजपूतों के एक दल के साथ वहां पहुंचा।